तो भाई इस वीडियो में मैं बिना किसी सामान एक नए देश जाऊंगा, फ़्लाइट लूँगा और फिर वहाँ पे 5 मिनट बाहर निकलूँगा एयरपोर्ट से और दूसरी फ़्लाइट लेके इसी देश में वापस आ जाऊँगा। कुछ नहीं लेके जा रहे हम, क्योंकि अभी आ जाएंगे उल्टे अगर आप आए तो। बस मेरी जेब में है इनका डिपार्चर कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड अपना, और एक है भाई घर की चाबी और मेरा फ़ोन जिससे परमवीर रिकॉर्ड कर रहा है, और है अपना इंडियन पासपोर्ट। स्वागत है आप सभी लोगों का एंटीगुआ में। ये एक कंट्री है कैरेबियन में, अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो कोई क्या पता नया देख रहा हो तो बता देता हूँ। कैरेबियन पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के पास, यूएसए के पास। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा एक कंट्री है जिसमें हम विज़िट कर रहे थे। मेरा एक मिशन है भाई कि मेरे को दुनिया की सारी कंट्रीज़ विज़िट करनी है। कई कंट्रीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे कि जापान, रशिया, इज़राइल। इनमें मैं काफ़ी दिन बिता के आया हूँ। जापान में 40 दिन, रशिया में मैं पता नहीं 40-50 कितने दिन बिता चुका हूँ। तो कई कंट्री होती हैं भाई हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव, नॉट इंटरेस्टिंग, और बस वो कंट्री है इसलिए मैं विज़िट करता हूँ। ठीक है, एक मतलब होता है यार कि अपना एक मिशन भी होता है ना लोगों का। ज़िंदगी में एक मिशन है कि आपको ये करना है। मेरा ये मिशन है एक कि मेरे को सारी कंट्री विज़िट करनी है अपने इस इंडियन पासपोर्ट पे। कोई और देश का पासपोर्ट नहीं यूज़ करता मैं, मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है। तो भाई कैरेबियन की ना सारे छोटे छोटे आइलैंड या तो हमने क्रूज़ पे विज़िट कर लिया, आगे आने वाले दिनों में हमने फ़्लाइट करा रखी है। चले परमवीर, सेंट नेविस एंड किटिस 2 घंटे में आ जाएंगे उल्टे। तो भाई यहाँ पे एटीएम पे आए हैं पहले पैसे निकलवाने। वो मैं बताता हूँ क्यों निकलवा रहे हैं हम पैसे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, तो क्योंकि एयरपोर्ट पे थोड़े चार्ज लगते हैं। यहाँ पे अगर चार्ज ना लगे तो बढ़िया है। एटीएम से पैसे निकलवा के फिर आपको समझाता हूँ क्या मकसद है इस वीडियो का। ये देखो ड्राइव थ्रू एटीएम यहाँ पे, और ये है भाई एक सेकेंड, ये है राइट हैंड वालों के लिए, मतलब जिस साइड में गाड़ी चला रहा हूँ अभी, और वो है लेफ़्ट साइड वालों के लिए, मतलब अगर पैसेंजर को निकलवाने हो। और वो है ड्राइव थ्रू डिपॉजिट मशीन। एक और है ड्राइव थ्रू। अबे एटीएम तो ये है, चल इसमें चलता हूँ फिर मैं राइट हैंड वाले में। टेलर और इसमें क्या अंतर होता है यार? भाई देखो ऐसे एटीएम, प्लीज़ रिमूव योर कार्ड टू कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे पिन डाल के यहीं से पैसे आ जाएंगे। घर पे मैं आपको समझा रहा था कि भाई सारे कंट्रीज़ मेरे को विज़िट करनी है। तो एक छोटी सी कंट्री जो मतलब मैं फ़्लाइट जब बुक करा रहा था और सब चीज़ें देख रहा था कि सारी कंट्री आगे कवर करनी है, ये पता नहीं छूट कैसे गई, कन्फ्यूजन में छूट गई, कैसे हो गया। मेरे को मैप पर भी नहीं दिखी, क्योंकि ये है अमेरिकाज़ में सबसे छोटी कंट्री। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, आइलैंड पाइलैंड सब मिला के सबसे छोटी कंट्री है ये, जिसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। तो इसमें आने के लिए भाई फ़्लाइटें भी इतनी महंगी आपको लंदन से आना पड़ेगा, यूएसए से आना पड़ेगा, और 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये की फ़्लाइटें हैं वन वे, मतलब रिटर्न। तो भाई वो मेरे को सेंस नहीं लग रहा था। तो आज यहाँ पे एक ब्रिटिश एयरवेज़ का प्लेन आएगा जो कि मतलब एंटीगुआ से जाएगा 20 मिनट की फ़्लाइट लेके सेंट किट्स एंड नेविस, और फिर आएगा 1.5 घंटे बाद। सॉरी या Careful when you use the camera in the bank. ओके। तो मैं बता रहा था, वो सिक्योरिटी आ गई, कहता ठीक है रिकॉर्डिंग कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमसे परमिशन ले लो पहले, अपने आप को कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा छोड़ो यहाँ नहीं करते हैं। तो भाई वो आएगी फ़्लाइट 1.5 घंटे बाद सेंट किट्स से वापस एंटीगुआ। मतलब हम बस एयरपोर्ट जाएंगे, इमिग्रेशन कराएंगे, वापस से बोर्डिंग पास लेंगे और वापस आ जाएंगे। बस इसमें दिक्कत इतनी सी है कि 1.5 घंटा है हमारे पास, पर आपको पता होगा कि चेक इन काउंटर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का लगभग 1 घंटे पहले बंद हो जाता है। पर यार हमने ये रिस्क इसलिए ले लिया क्योंकि इस तरफ से निकलना है। क्योंकि भाई कैरेबियन जो कंट्रीज होती है ना, वो बड़े छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं। इस जो सेंट किट्स का एयरपोर्ट है उससे दिन में 6 या 7 फ्लाइट उड़ती हैं, जिसमें से 4 फ्लाइट प्राइवेट होती हैं, मतलब जो चार्टर होती हैं, चार्टर फ्लाइट्स। तो हमने कहा यार 1-2 फ्लाइट उड़नी है और ब्रिटिश एयरवेज का कोई ना कोई एम्प्लॉय हमको मिल ही जाएगा। तो और हमने क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लिए हैं वो मैं सब कुछ आपको एयरपोर्ट जाके समझाऊंगा, मतलब क्या क्या हमने करा कि हाँ भाई हम फ्लाइट ले पाए। ये आ गया एयरपोर्ट यहाँ का, एंटीगुआ का वीसी बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहीं कहीं भाई एयरपोर्ट की पार्किंग आ जाएगी, लॉन्ग टर्म पार्किंग, शॉर्ट टर्म पार्किंग, मतलब यहीं कहीं पार्क कर जाएंगे हम जहाँ फ्री में पार्किंग मिलेगी हमको। मेरे को लग रहा है फ्री होगी मेरे हिसाब से, वरना दे देंगे भाई जितना क्या खर्चा होगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, $2-4। जब इतने का रिस्क ले लिया है पार्किंग के भी दे देंगे। ये है आवरली पार्किंग का रेट, 5 ईस्ट कैरेबियन डॉलर, मतलब $2 पर आधा घंटा।
लगभग $2 पर आधा घंटे की पार्किंग है यहाँ पे। और पता नहीं कहाँ लेनी है पर्ची, क्या करना है। हमने तो कुछ भी पर्ची नहीं ली, इनको पता कैसे चलेगा। चलो देखते हैं जो भी है। तो भाई यहाँ पे मैंने उससे पूछा लड़की से, यहाँ पे पार्किंग का क्या सिस्टम है, मतलब पर्ची कहाँ से मिलेगी। कहती कि जब एग्जिट करोगे तब आपको पैसे देने। मैंने कहा पर्ची कहाँ से मिलेगी। कहती पर्ची वर्ची नहीं मिलती यहाँ पे, अपना वहीं पे एग्जिट पे देने। मैंने कहा उसको पता कैसे चलेगा हमने कब पार्क करी। कहते नॉर्मली तो देख लेते हैं कितने बजे आई है गाड़ी, वरना अपना टाइम याद रखना। तो भाई हम 2 बजे कह देंगे, वैसे अभी हुआ तो 1:45 है। क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं भाई। सही है, मतलब यार ये इससे पता चल जाएगा आपको कि कितने छोटे एयरपोर्ट है। एंटीगुआ का तो फिर भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, जो यहाँ पे हम जा रहे हैं ना सेंट किट्स, उसका तो बहुत ही छोटा है। तो भाई हमको जो रिटर्न फ्लाइट मिली है ना, मतलब एंटीगुआ से जाने की और फिर वापस आने की, 27,000 रुपये की मिली है। और वापस से हमको एंटीगुआ का वीज़ा लेना पड़ेगा, जो 2 दिन पहले लिया था हमने $100 का। तो ये थोड़ा चुभ रहा है, पर चलो 35,000 में एक कंट्री काउंट होना मतलब बुरा नहीं है, एवरेज में काफ़ी अच्छा है। और इस कंट्री में इससे ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहता था। फालतू में कहीं और से फ़्लाइट लेके आता 800, 900, 1000 पाउंड पता नहीं कितने की पड़ती। ठीक है चलते हैं, रिस्क तो ले लिया। ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट है अपनी, और यहाँ से मात्र डिस्टेंस दोनों आइलैंड्स के बीच में एंटीगुआ और सेंट किट्स में 100 किलोमीटर। और जब हम पहुँच जाएंगे वो कभी कभार फ़्लाइट बस 20 मिनट में पहुँचा देती है, कभी कभार फ़्लाइट 17 मिनट में पहुँचा देती है, कभी कभार 25 मिनट में, उस हिसाब से पहुँच जाएगा। ये अपना मिल गया, एक बोर्डिंग पास ही दिया। कहती दूसरे वाला तो यार वहीं पे जाके आपको लेना पड़ेगा। और परमवीर वो पूछती रिटर्न टिकट दिखाओ। हाँ वो सोच रही थी कि हम कंफ्यूज है, बोल रही थी नहीं अच्छा दूसरी टिकट वापस कब आओगे। हम बोले अभी आएंगे। हैं टिकट दिखाओ। फिर उसके बाद बोली अच्छा बैग्स, हमने दिखाए जैसे ही पासपोर्ट है, कुछ नहीं हमारे पास। सारे एयरपोर्ट सोच रहे पागल है क्या, पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोबारा से $100 का वीज़ा लेना ही पड़ेगा, तो कोई नहीं निकलवा लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। नो चार्ज करता है ये, ओके। रिसिप्ट भी दे दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एयरपोर्ट पे तो भाई ब्रिटिश एयरवेज का काउंटर बिल्कुल खाली था, मतलब कोई था ही नहीं। और इस एयरपोर्ट से तो देखो इतनी सारी फ़्लाइट जाती हैं, पर उनसे बिल्कुल भी नहीं जाती होंगी जो सेंट किट्स हम जा रहे हैं। ये वाली फ़्लाइट है हमारी ब्रिटिश एयरवेज सेंट किट्स, गेट नंबर 2 आ गया भाई। ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन लंदन से उड़ा तो लेट था, मैं ट्रैक कर रहा था सुबह से, पर यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया ये। तो भाई ये तो सही है कि भाई यहाँ से हमने ले लिया सब कुछ, यहाँ तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। मेन दिक्कत है भाई सेंट किट्स पे उतर के ये प्लेन टाइम पे चले, यहाँ से टाइम पे पहुँचे और हमारा फटाफट इमिग्रेशन हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा आपको। एक ट्रिक मैंने क्या अपनाई, मैंने देख लिया भाई सेंट किट्स पे कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं। हमारे फ़्लाइट्स आने से पहले हमारी जो फ़्लाइट आएगी 3:50 की लैंडिंग है इसकी, 3:20 पे उड़ेगी है। तो 3:50 से पहले एक फ़्लाइट आएगी 2:20 पे, और वो भी बहुत छोटा प्लेन है वो, जिसमें 15 लोग होंगे बस। तो मतलब इमिग्रेशन इनका बिल्कुल खाली होगा, बस हमको भाग के उतर के एक बार बोर्डिंग पास ले लेना है, फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो हम कितने बजे आए थे, 1:50 पे, और 2:10 पे हम यहाँ बैठे हैं, 20 मिनट में सब हो गया। तो बस है तो 1.5 घंटा। बस ये है कि एयरलाइन वाले चेक इन काउंटर बंद कर देते हैं, और उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, उसके लिए मैंने हम दोनों का ऑनलाइन चेक इन ऑलरेडी कर रखा है, बार कोड के साथ बोर्डिंग पास आ रखा है। पर हमको एंटीगुआ के लिए वीज़ा चाहिए, तो उसमें लिखा है कि आप एक बार ब्रिटिश एयरवेज़ के एम्प्लॉय से एयरपोर्ट पे मिलना है आपको। अब वो नहीं लिखा भाई गेट पे मिलना है या फिर चेक इन काउंटर पे मिलना है, ये सब लिखना चाहिए था। तो हम भाई देखते हैं क्या होता है यार। उतरने लग रहे ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट से पैसेंजर्स, और मतलब इनको एंटीगुआ आना होगा। कई सारे पैसेंजर अभी भी फ़्लाइट में बैठे होंगे जिनको सेंट किट्स जाना होगा, तो वो सेंट किट्स में उतरेंगे। और हम जैसे पैसेंजर जिनको एंटीगुआ से सेंट किट्स जाना है, देखो कितने कम है। यहाँ पे स्टाफ बैठा है ब्रिटिश एयरवेज़ का पूरा, और ये पैसेंजर बैठे हैं 10-15 ही हैं बस पैसेंजर उतर रहे हैं अभी। तो इंडियन लोगों से बड़ा पूछते हैं भाई, रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो हम सोच रहे थे कल रात को कि हमसे पूछा रिटर्न टिकट दिखाओ, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे यही तो है जिससे IC से जा रहे हैं, टिकट नहीं बोर्डिंग पास दिखाएंगे सीधा। कि बोर्डिंग पास लो यार, तुम टिकट विकेट क्या। भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, टाइम पे शुरू हो गई, तो मतलब फ्लाइट भी टाइम पे उड़ेगी और हम टाइम पे भी पहुंच सकते हैं, मतलब टाइम से पहले भी। भाई ये आ गए इकोनॉमी में, और बस इस वाली सीट पे कोई बंदा नहीं आया ना, तो उठ के बहुत जल्दी भाग जाएंगे हम।
देखो इसमें टीवी भी है। खैर बट लंबी फ़्लाइट थी इसलिए है। और स्टार्ट 257, ये तो हो ही नहीं सकता यार, 257 किलोमीटर दूर तो है ही नहीं। पता नहीं क्या किस हिसाब से, क्या पता हो भी 33 मिनट की फ़्लाइट दिखा रहा है एंटीगुआ से सेंट किट्स। देखते कितने बजे उड़ते हैं, फिर उस हिसाब से पता चलेगा। सही था, 62 माइल्स इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर डिस्टेंस है बस हमारा। देखो ये मैं दिखाता हूँ मैप में, ये है एंटीगुआ, ठीक है, ये है बारबुडा और ये है सेंट किट्स। इतना जाना है बस हमको। और सोचो अगर मैं जूम आउट कर दूँ तो ऐसा लग रहा है प्लेन उसी में खड़ा है। देखो 62 माइल्स। भाई अभी हम बैठे थे तो एक यहाँ का ग्राउंड स्टाफ आया एंटीगुआ एयरपोर्ट का, आया सीट पे, कहता है कि हमने अभी चेक किया कि आप इसी फ्लाइट पे उल्टे आ रहे हो। हमने कहा हाँ भाई आ रहे हैं। कहता बड़ा छोटा ट्रांसफ़र है और जनरली लोग करते नहीं और हम भी ऐसे करते नहीं हैं, पर चलो आपने बुक कर रखी है तो अब इमिग्रेशन का एक फॉर्म है ऑनलाइन है, वो फटाफट भर लो उसको और आपका काम जल्दी हो जाएगा वहाँ पे। हमने कहा सब भर रखा है हमने, हमारे पास चेकिंग बैग तो छोड़ो, हमारे पास कैबिन बैग भी नहीं है। तो कहता ओके ओके, खुश होकर चला गया, हंस रहा, क्या आ गया। पर अमीर कहता हम बस बाहर जाएंगे और फ़ोटो खिंचा के उल्टे आ जाएंगे। कहता ठीक है ठीक है। टेक ऑफ हमने लगभग कर लिया है 3:25 पे। 3:25 पे टेक ऑफ कर लिया हमने। अब देखते कितने बजे पहुंचते हैं। फ्लाइट इतनी छोटी है कि 530-40 के ऊपर स्पीड नहीं जाएगी और 2000 मीटर के ऊपर एल्टीट्यूड नहीं जाएगा। 2100-2200 ऐसा रहेगा बस। अभी तो मेरे को लग रहा है और बढ़ा भी नहीं रहा कैप्टन, 1800 भी रखा है। अभी हम लैंड हुए एग्जैक्ट 22 मिनट में। अब हमारे पास बचे हैं 33 मिनट अब से, उतरे भी नहीं अभी तक हम। ये उतर गए, फ्लाइट अटेंडेंट भी ऐसे हंस रही, क्या ही मजाक चल रहा है। कहाँ एयरपोर्ट किस तरफ है, बैठना है। अबे यहाँ से भी था एक दरवाजा यार। हो गया अपना वेलकम टू सेंट किट्स एंड नेविस और पासपोर्ट पे लग चुकी है भाई स्टैंप भी। आपको मैं दिखाऊं स्टैंप, अगर ये रही सेंट किट्स एंड नेविस 8 फरवरी। ये हम बाहर निकल चुके हैं अब यहाँ से, एयरपोर्ट के बाहर आ गए, ठीक है। अब एक बंदी मिली, कहती तुम वहीं जा रहे हो वापस से। भाई सारे कस्टम वाले हैं, कस्टम वाला कहता व्हाट। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं हम वापस और उसने हमारे लिए चेक इन काउंटर पे रोक रखा है बंदे को कि रुक के रखो। और 2 बंदे आ रहे हैं, ये देखो परमवीर जा रहा है इसके साथ। भाई सारे आदमी आ रहे हैं, हर आदमी बोल रहे क्या क्या, कोई मान ही नहीं रहा। कस्टम वाले हैं, इतनी इमिग्रेशन वाला है, सब बोल रहे क्या होने लग रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। भाई मिल गया बोर्डिंग पास, मैंने बताया ना, उन्होंने सबको रिजर्व करके रखा कि भाई 2 बंदे आ रहे हैं, इनका रुको करना है इनका। बस फिर वीज़ा पूछे और वो कहते हैं ठीक है जाओ। ये है सेंट किट्स का झंडा, आपको अभी दिखाता हूँ। सेंट किट्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वैसे है ही 40-50 कंट्री, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री है। इस कंट्री में भाई मिलिट्री भी है और सिर्फ 300 लोग हैं मिलिट्री में। और सेंट किट्स एंड नेविस सबसे छोटा देश है वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए। जब हुआ था वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप, जो हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, ये भी उसी का पार्ट है। 2007 में सेंट किट्स में भी मैच खेले गए थे। सबसे छोटा देश है वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए भी सेंट नेविस एंड किट्स। और इसको राज किया था वही फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने। इसको आज़ादी मिली है 1983 में। सोचो भाई, मतलब 40 साल पहले तक भी ब्रिटिशर्स, जब मॉडर्न ज़माना आ ही गया था 1983 में, तब भी राज कर रहे थे इन पे। और अगर भाई आपको नहीं पता तो आप पासपोर्ट खरीद भी सकते हो इस देश का। सिर्फ आपको देने हैं $1.5 लाख। आपने अगर येस थ्योरी देखा हो, जो कि मतलब एक यूट्यूबर है, उनमें से एक मेंबर ने, जो कि इजिप्शियन बंदा था, उसने यहाँ का पासपोर्ट खरीदा $1.5 लाख दे के, मतलब $1.2 करोड़ दे के यहाँ का पासपोर्ट खरीदा है उन्होंने।
यहाँ की पॉपुलेशन है मात्र 50,000 और 1961 से यहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 ही है, बल्कि कम भी हो गई थी बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम धंधा था नहीं कुछ, तो लोग अमेरिका जाते हैं, हर साल जाते हैं 1,000 से 1,500 लोग अमेरिका। ये है सेंट किट्स का झंडा भाई, 2 बीच में स्टार, येलो कलर की लाइंस, ग्रीन और रेड। और पता नहीं यार, एयरपोर्ट पे जैसे हम फ्लाइट से उतरे एक रूड सी लड़की थी, कहती है हाँ वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, इन देशों में इतना होता नहीं है, पर हाँ वो ये नेचर पे डिपेंड करता है, वो डिपार्चर है। अभी भी हमारे पास 36 मिनट बचे हैं बोर्डिंग पे, पर वो बोर्डिंग पास वाला भी कह रहा था कि हम 1 घंटा पहले काउंटर बंद कर देते हैं, और हम काउंटर बंद होने से पहले पहुँचे लगभग ये मान लो 10 मिनट पहले। ये रहे भाई मेरे 2 बोर्डिंग पास, जिनका सीट नंबर भी 22A ही है, और डिपार्ट्स मतलब मैं कोई और सीट भी सिलेक्ट कर सकता था, ऐसा नहीं है कि वही सीट। डिपार्ट्स 15-20, डिपार्ट 17-20, 2 घंटे के डिफरेंस में एंटीगुआ सेंट किट्स, सेंट किट्स से एंटीगुआ। भाई मेरे को लग रहा है काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे पासपोर्ट के बारे में जानने के लिए। हाँ जी सच बात है, आप $1.5 लाख या फिर 1.2 करोड़ जो इंडियन रुपए होते हैं, 1 करोड़ 20 लाख दे के यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हो, जिसपे पूरा यूरोप UK वीज़ा फ्री है। तो 160 कंट्रीज़ कुछ वीज़ा फ्री आती हैं। 26 नंबर पे पावरफुल पासपोर्ट है इनका, और ऐसा पहले ही इन्होंने करा था कि इन्वेस्टमेंट करके भी आप वीज़ा ले सकते हो, जो कि बनता है कुछ $4 लाख के करीब। $4 लाख के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी होटल खोल लो, ज़मीन खरीद लो, जो भी मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सेंट किट्स में आके करो। $4 लाख हो गए 3 करोड़ 20 लाख रुपए, $4 लाख। हाँ, तो उसमें क्या कर रहे थे बड़े बड़े लोग जो अमीर थे और जिनका पासपोर्ट कमज़ोर था, जिनका 3 करोड़ जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, वो आते यहाँ पे होटल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते। कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इतने में सरकार क्या करती है, उनको पासपोर्ट दे देती। ठीक है, छोटा सा होटल बना दिया, उसको बता दिया ये 3 करोड़ का है, पासपोर्ट दे दिया, और फिर वो उसको खाली छोड़ देते। तो वो कहते हैं कि भाई सरकार कह रही कि ये तो ऐसे तो इकोनॉमी बढ़ी नहीं रही हमारी, बना रहे बंदे उस चीज़ को खाली छोड़ दे रहे हैं। मतलब ऐसे अबैंडन पड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे होटल। तो फिर अब वो बन चुके हैं सिटीज़न यहाँ के, सरकार उनकी ज़मीन ऐसे हड़प नहीं सकती क्योंकि उन्होंने खरीदी है। अब वो आके कहते हैं कि भाई अगर आपको ये ज़मीन मेरे से चाहिए या फिर होटल बनाया चाहिए, खंडर चाहिए आपको, तो हम जितना हमने लगाया उसके डबल लागत हमको वापस दे दो, खरीद लो। तो फिर ये होने लग गया। फिर 2017-18 में ये $1.5 लाख लेके सीधा पासपोर्ट ही देने लग गए। तो अगर इंडिया में से कोई भाई लेना चाहता है पासपोर्ट, तो कैरिबियन में काफ़ी कंट्री जो दे रही हैं। से निकल ही गया था कि मैग्नेट भी खरीदने हैं, तो हमने 3 ले लिए, दे दे तीनों के पैसे। हाउ मच? भाई ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट के अंदर, 4 गेट हैं और चारों यहीं पे हैं। मैं बता रहा था ना बहुत छोटा एयरपोर्ट है, और पूरे एयरपोर्ट को पता है भाई 2 बंदे आए हैं, वो पागल हैं। वो इमिग्रेशन वाला जो आने वाला इमिग्रेशन वाला फ्री हो गया, वो जाने वाले पे बैठ गया अब अपनी दोस्त के साथ। तो दोस्त कह रही कि ये दिखाओ वो दिखाओ, वो कहता मैंने सब चेक कर लिया इनका, जाने दे अभी आए हैं। तो हंसने लग गए हैं ऐसे कैसे। तो वो कहता है इनको यही करना है, ये बनना चाहते हैं कि सारी कंट्री करना चाहते हैं ऐसे। तो बता रहा था उसको। तो भाई हमने ख़रीदे यहाँ से $13 के 3 मैग्नेट, और इसने 2 स्टैम्प खरीदी अपने दोस्त के लिए शायद, है ना। और अभी लिए ये 1 डोरिटोज लिया मैंने, और तूने क्या लिया है? ड्राई फ्रूट्स, वो $5 के आए। तो हमने कितने डॉलर खर्च करी इसमें? $18। पर एक बात जान के आप हैरान हो जाओगे, जो हमारी जाने की टिकट है ना, वो $68 की थी बस। अब आप कहोगे $68 तो भाई 6,000 रुपये बनते हैं, पर हमने दिए 17,000, क्योंकि और जो बचे हुए पैसे हैं ना, वो सारे सेंट किट्स का एयरपोर्ट एज ए टैक्स लेता है, और थोड़े बहुत एंटीगा का एयरपोर्ट टैक्स लेता है। तो $120 तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं। तो मतलब इनको हमने पैसे तो दिए ही है, इनके देश में आने में इनको फ़ायदा तो हुआ ही एक तरह से। भाई मैं अभी नवांकुल करता कि ये जो लोग हैं सारे फ्लाइट में यहाँ से घूम के जा रहे हैं वापस इंग्लैंड या जहाँ भी, तो ये बाई चांस हमसे पूछे कि भाई तुम कहाँ घूमे इस देश में, तुम बता देंगे बहुत जगह घूमे, सारी कुछ नहीं छोड़ा हमने। हम कस्टम्स भी गए, हम इमिग्रेशन भी गए, हम चेक इन काउंटर भी गए, हम एयरपोर्ट की पार्किंग तक भी गए, बोर्डिंग गेट पे भी गए, हम हर जगह गए, कुछ नहीं छोड़ा हमने। 5 ही मिनट आए थे लेकिन। इस ट्रिप को प्लान करने में दिक्कत बहुत थी, और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, चलो एंटीगुआ में फ़्लाइट टाइम पे आ जाए, और अगर एंटीगुआ से कुछ भी लेट उड़ती ना फ़्लाइट, तो यहाँ पे तो चेक इन काउंटर बंद ही हो जाना था। उनको थोड़ी ना पता एंटीगुआ से लेट उड़ेगी, वो तो चेक इन काउंटर 3 घंटे पहले खोल के बैठे रहते। फ़्लाइट का टाइम है बस 20 मिनट, तो वो अगर बंद हो जाता तो फिर बस। तो भाई बहुत मोटा रिस्क लिया था हमने। और अब तो चाहे ब्रिटिश एयरवेज उड़े ना उड़े, 2 घंटे बाद उड़े, 4 घंटे बाद, पर हाँ बस कल सुबह तक तो उड़ जाए। हाँ, क्योंकि हमारी कल सुबह भी फ़्लाइट है। बाहर हो रही है बारिश, ठीक है, और इस एयरपोर्ट के पास बस तक नहीं है कि पैसेंजर को बस से छोड़ के आ जाएं एयरक्राफ्ट तक।
खड़े हैं सब लोग कि बारिश हो रही है, भीग जाएंगे वरना सारे के सारे। सबका बैग है, कीमती सामान है, तो इसलिए सब खड़े हैं। बारिश रुक गई, अब चलते हैं। लास्ट में ही है लगभग हम। भाई ये प्लेन मुंडी इस तरफ करके खड़ा कर दिया प्लेन को, उस तरफ मुंडी लगाई थी पहले तो। अब चलते हैं। देखता रहता है क्या सारा टाइम? भाई मैं इन चीज़ों से फैसिनेट होता, तू डंबल देखता रहता है, तू डंबलों से फैसिनेट होता है। ये मेरे को कह रहा प्लेन में चढ़ने का एक तरीका हो कि पुल अप मारने हैं। मैं कहा ये कर दिया इसको भी जिम से रिलेट। वो आ रखे क्रूज तो, और ये रहा अपना ब्रिटिश एयरवेज वाले पैकेट में पता नहीं क्या रीसेलेबल एनवेलप दिया है। वैसे कंबल वम्बल सब दे रखा था, क्या हो गया इसमें क्या है ये देखते हैं। ओ हेडफोन्स, ठीक है अपने ले चलेंगे। ये तो एक वाला हो बस, ठीक है अपने काम आ जाएंगे। तो ये लेके जा सकते हैं भाई, क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं है। फ्लाइट में बैठते जूस दे के चला गया बंदा, सही है। पानी भी ले सकता है, जूस भी, मतलब अच्छी सेवा है। मात्र 15 मिनट की फ़्लाइट के बाद हम लैंड हो रहे हैं एंटीगुआ में। मात्र 15 मिनट उड़ी होगी फ़्लाइट, 2 मिनट बचे। मज़े आ गए, मज़े आ गए, मज़े आ गए भाई। $100 लिए ही नहीं वीज़ा के भाई। वो उठ के जाने लगी $100 लेके। पहले मैंने नाटक करा कि भाई यार दोबारा लेना पड़ेगा क्या वीज़ा यार, हम तो सॉरी आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ या तो भाई पहले मैंने कहा कि भाई कि हम अभी अभी सेंट किट्स गए थे। वो हैरान हो गई सुन के कि अभी अभी गए थे, कैसे गए थे। फिर मैंने सब बताया उसको। फिर मैंने कहा यार वीज़ा लेना दोबारा ज़रूरी है क्या? कहती हाँ ज़रूरी तो है। फिर मैंने एक और ट्रिक अपनाई। मैंने कहा यार हम जमाइका जा रहे हैं कल। मैंने कहा इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट वीज़ा है? तो कहती कब, कितने दिन रुकोगे? मैंने कहा जमाइका कल सुबह सुबह 9 बजे चले जाएंगे हम, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो कहती ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। आई, मेरे को लगा थोड़े बहुत पैसे काटेगी, पर वो कहती कि सारे पैसे वापस। दिखाता हूँ स्टैम्प। ये देखो इसने लिख दिया स्टैम्प मार के इंटरनेशनल टिकट, कुछ ऐसा लिख दिया। आएंगे हम पार्किंग में से अपनी गाड़ी, और जिसका खर्चा हो गया होगा 4-4.5 घंटे मान लो भाई हमने खड़ी कर रखी है। और हमारे शायद बन गए होंगे अभी तक 1500 रुपये के करीब। देखते हैं चलो। कहाँ थी हमारी गाड़ी? बिल्कुल कोने में थी वो खड़ी। भाई लिखा तो वहाँ पे था कि 5 EC पर आधे घंटे गए हैं। और यहाँ पे हम भाई हमने खुद ही पूछा कितने हुए, तो कहती 5 EC। ओ भाई आज क्या दिन है यार, हर चीज अपने फेवर में होने लग रही है यार। भाई सब हैक कर दिया अपना। हैकर्स। चलो भाई सुबह यहीं से निकले थे और यहीं पे अब वापस आ गए हैं। गाड़ी कर दी पार्क। $100 बचने की खुशी में और पार्किंग के पैसे बचने की खुशी में इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खा के आ गए, वरना तो घर पे ही मूसली दूध था। मैंने कहा चलते हैं यार, $10 का मैंने खाया, 12 का परवीन ने। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं आपको कल एक नए देश में। कल भी हमारी फ़्लाइट है, वापस एयरपोर्ट पे जाना है और नए देश में मिलेंगे आपको।